नमस्ते छात्रों, लोक भारती 10वीं कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। तो पिछली तासिका में हमने गजल इस कविता का अध्ययन किया है। तो आज हम जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा रचित रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका का अध्ययन करेंगे। तो रीढ़ की हड्डी एक एकांकिका है। तो एकांकिका किसे कहा जाता है? नाटक का जो छोटा रूप होता है उसे एकांकिका कहा जाता है। एकांकिका एक अंक की होती है और नाटक में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी एक एकांकिका है। तो प्रस्तुत एकांकिका रीढ़ की हड्डी, यह एकांकिका जगदीश चंद्र माथुर जी ने भोर का तारा इस एकांकिका संग्रह से दी गई एकांकिका है। तो इस एकांकिका का अध्ययन करने से पहले में एकांकिका का जगदीश चंद्र माथुर जी का भी परिचय होना आवश्यक है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सन 1917 में हुआ और उनकी मृत्यु 1978 में हुई थी। तो जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। आपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी प्रतिष्ठित है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी एक प्रसिद्ध नाटककार है। तो उनकी कुछ कृतियां कोणार्क के ऐतिहासिक नाटक है। पहला राजा, भोर का तारा, यह उनका एकांकिका संग्रह, शारदिया आदि साहित्य का सृजन जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी, ये जो एकांकिका है, इस एकांकिका में कुल मिलकर 6 पात्र। कितने पात्र हैं? 6 पात्र। इस एकांकिका की मुख्य नायिका है उमा। तो देखते हैं इस एकांकिका में कौन कौन से पात्र हैं। तो पहला पात्र है राम स्वरूप। तो राम स्वरूप एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, ऐसे ही राम स्वरूप जी। प्रेमा यह राम स्वरूप जी की पत्नी है, वह गृहिणी है, घर का काम करती है। तीसरा पात्र है उमा एक सुशिक्षित युवती है जिन्होंने बीए पास किया है, ऐसी यह उमा सुशिक्षित युवती है। अगला पात्र है रतन यह राम स्वरूप जी के घर में काम करने वाला नौकर है, घर का छोटा मोटा वो काम करता है। अगला पात्र है गोपाल प्रसाद। तो गोपाल प्रसाद एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, पेशा से वे एक वकील है, ऐसे गोपाल प्रसाद है। अगला छठा पात्र है शंकर एक पढ़ा लिखा युवक है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। ऐसे ही 6 पात्र हैं। इन 6 पात्रों को लेकर एकांकिका का जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस एकांकिका को आगे बढ़ाया है। तो इस एकांकिका के माध्यम से प्रस्तुत एकांकिका रीढ़ की हड्डी, इस एकांकिका के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के पुराने विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया। तो देखते हैं रीढ़ की हड्डी इस एकांकिका का विषय। तो देखिए रीढ़ की हड्डी है जिसे अंग्रेजी में बैकबोन, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है उसे? बैकबोन, जिसे हिंदी में मेरुदंड कहा जाता है। यानी गर्दन में मौजूद रीढ़ की हड्डी होती है। गर्दन में मौजूद एक हड्डी का भाग होता है, उसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बैकबोन भी कहा जाता है, मेरुदंड भी कहा जाता है। देखते हैं। तो देखिए एक कमरा अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है।
तो यहाँ पर एक शब्द आता है अधेड़ उम्र। अधेड़ उम्र का अर्थ क्या होता है? जिसकी आधी उम्र बीती हो उसे अधेड़ उम्र कहा जाता है। अधेड़ उम्र किसे कहा जाता है? जिसकी आधी उम्र बीती हो उसे अधेड़ उम्र कहा जाता है। जैसे हमारे घर में अगर किसी लड़की की शादी तय होती है, लड़की को देखने के लिए लड़के वाले जब आते हैं तब हम घर में क्या करते हैं? घर की सजावट करते हैं। ठीक उसी प्रकार राम स्वरूप जी की लड़की, राम स्वरूप जी की बेटी उमा, उसकी शादी तय हो रही थी, उसे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। इसलिए राम स्वरूप जी और उनकी पत्नी प्रेमा और घर का नौकर रतन यह कमरे की सजावट कर रहे थे। इसलिए राम स्वरूप जी और रतन एक तख्त को पकड़कर एक कमरे से दूसरे कमरे में लेकर जा रहे थे। तख्ते का एक सिरा राम स्वरूप जी ने पकड़ लिया था और दूसरा सिरा रतन ने पकड़ लिया था और उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। ऐसा यह माहौल चल रहा था, ऐसी यह चल पर राम स्वरूप जी के घर में चल रही थी। तो देखिए राम स्वरूप जी कहते अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। राम स्वरूप अपने नौकर रतन से कहते हैं, जिस जगह पर राम स्वरूप जी तख्त को रखना चाहते थे उस जगह पर रतन ने तख्त को नहीं रखा था, दूसरी जगह पर ही रखा था। और राम स्वरूप जी की उम्र आधी उम्र बीत चुकी थी, वे तेजी से नहीं चल सकते थे और ये रतन क्या कर रहा था? तख्त को पकड़कर तेजी से चल रहा था। इसलिए उसे डांटते हुए राम स्वरूप जी कह रहे थे, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। इतने में तख्त को रखे जाने की आवाज आ जाती है। यहां पर अबे धीरे धीरे चल, यह वाक्य, इस वाक्य में एक अव्यय आया। तो छात्रों इस वाक्य में आएगा अव्यय कौन सा और उसका भेद, उसका प्रकार कौन सा? अबे धीरे धीरे चल, लिखता हूं मैं यहां पर वाक्य, अबे धीरे धीरे चल। इस वाक्य में आए हुए अव्यय पहचान कर उसके भेद लिखिए। तो इस उदाहरण में दो अव्यय आते हैं, अबे नंबर 1 अबे, यह अव्यय का प्रकार है विस्मयादि बोध का अव्यय। और दूसरा अव्यय का प्रकार धीरे धीरे। यह अव्यय का प्रकार कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस प्रकार परीक्षा में व्याकरण भाषा अध्ययन में व्याकरण विभाग में अव्यय पर 1 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा एक उदाहरण दिया जाता है, इस वाक्य में अव्यय पहचान उसका भेद लिखिए। तो देखिए, तो आगे रतन विचादेशा, रतन राम स्वरूप जी से कहता है विचादेशा यही रख देंगे साहब तक। राम स्वरूप जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बढ़ रही थी तो देर से पहुंचा था क्या? विचादेशा। और ये पसीना किसने बहा है? तो यहाँ पर एक मुहावरा है, पसीना बहाना। ये मुहावरा है पसीना बहाना। इस मुहावरे का अर्थ परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर उसका अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। पसीना बहाना यानी बहुत मेहनत। तो इसका वाक्य में प्रयोग, किसान रात और दिन अपनी खेती में पसीना बहाते। इस प्रकार हमें वाक्य में उसका प्रयोग करना है। तो राम स्वरूप जी को रतन पर गुस्सा आ जाता है, उसे फटकारते हुए तेज आवाज में कहते, और क्या करेंगे? जब परमात्मा की अक्ल बढ़ रही थी तब तू देर से पहुंचा था, विचार और इतना हमें पसीना क्यों बहा है? ऐसा कहकर राम स्वरूप जी रतन को डांट रहे थे, फटकार रहे थे। रतन
तख्त बिछा देता है। तख्त यानी लकड़ी की बनाई गई चौकी, लकड़ी का एक चौकोनी आकार का जो हिस्सा होता है, जिसे मराठी में हम पाट भी बोलते हैं, उसे तख्त कहा जाता है। लकड़ी से बनी हुई बड़ी चौकी। तो रतन तख्त बिछा देता है और वह हंसता है। रामस्वरूप दरी उठाते हैं और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाला और सितार जल्दी जा रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछा देते हैं। दरी यानी शतरंजी, दरी यानी शतरंजी। तो हारमोनियम और सितार ये एक संगीत के वाद्य हैं। तो रामस्वरूप जी दरी उठाते हैं और रतन को आदेश देते हैं कि जाओ बीबी जी के कमरे में जाओ और हारमोनियम और सितार लेकर आओ, जल्दी जाओ। और रतन चला जाता है। रामस्वरूप जी और उनकी पत्नी प्रेमा दोनों तख्त पर क्या करते हैं? दरी बिछा देते हैं। परीक्षा में एक आकलन कृति पूछे जाते हैं, परिच्छेद में आए हुए दो वाद्यों के नाम बताइए। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, देखिए उसका उत्तर भी हमें इस तरह से देता है। दो वाद्यों के नाम, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और यहां पर ऐसी आकृतियां दी थी। तो अब छात्रों हमें उत्तर किस तरह से लिखना है? दो वाद्यों के नाम, एक है सितार और दूसरा है हारमोनियम। इस तरह से अगर हमें उत्तर लिखे तो हमें वो नाम मिल सकते हैं। कुछ छात्र उत्तर लिखते समय आकृतियां निकालना टालते हैं। जो छात्र आकृति नहीं निकालते ऐसे छात्रों को नाम नहीं मिलते। तो देखिए, तो रामस्वरूप जी और उनकी पत्नी क्या करते हैं? तख्त पर दरी बिछा देते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाई पड़ी है। मोहरा आ गया, मुंह फुलाना। मुंह फुलाना यानी नाराज होना। मुंह फुलाना का अर्थ क्या होता है? नाराज होना। तो प्रेमा अपने पति रामस्वरूप जी से कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा क्या कर रहे? मुंह फुलाई हुई पड़ी है। रामस्वरूप अपनी पत्नी से कहते हैं, क्या प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे ला। प्रेमा अपने पति से कहती है, आप ही ने तो कहा था कि उमा को ठीक ठाक करके नीचे ला। रामस्वरूप, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करने से आए। ये लोग जरा ऐसे हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। करने का अर्थ होता है ढंग से, रीति रिवाज से। करने का अर्थ क्या होता है? ढंग से, यानी रीति रिवाज से। तो रामस्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि जरा करने से आए। करने से आए, अपने रीति रिवाज के तरह से आ जाए, अपने ढंग से आ जाए। ये लोग जरा ऐसे ही है, पढ़े लिखे, खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर वे लड़की कैसी चाहते हैं? ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद नहीं है, कम पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद है। तो इस प्रकार गोपाल प्रसाद खुद पढ़े लिखे हैं, पेशा से वे खुद वकील है, लेकिन उनके विचार कैसे? पुराने विचार है, ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए रामस्वरूप जी अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे देखो, उमा को कह देना कि थोड़ा सा करने से आ जाए, रीति रिवाज से आ जाए। इस प्रकार का सुझाव उन्होंने अपनी पत्नी को दिया। तो छात्रों, इस परिचय में आए हुए शब्द युग्म ढूंढ करके ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। शब्द संपदा में ये प्रश्न पूछा जाता है।
परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो शब्द युग्म कौन कौन से आ गए तो देखते हैं। एक है सभा सोसाइटी, दूसरा है पढ़े लिखे। ये जो शब्द है, शब्द को क्या कहा जाता है? शब्द युग्म। यहाँ योजक चिन्ह लगाया गया है, इसलिए उसे शब्द युग्म कहा जाता है। परीक्षा में शब्द संपदा में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, परिच्छेद में आए हुए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर शब्द युग्म शब्द कौन कौन से? सभा सोसाइटी, पढ़े लिखे। आगे प्रेमा और लड़का, तो प्रेमा अपने पति से कहते हैं लड़का कैसे? उसके पिताजी तो पुराने विचारों पर चलने वाले हैं, खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की पसंद नहीं है। तो उनका लड़का, उनके लड़के के बारे में प्रेमा ने सवाल पूछा। रामस्वरूप बाप शेर है तो लड़का सवा से बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं? मजबूरी। तो रामस्वरूप जी कहते हैं अपनी पत्नी से कहते हैं बाप शेर है तो बेटा कैसा है? सवा शेर। तो गोपाल प्रसाद का जो बेटा है उसका नाम है शंकर। यह शंकर ने बीएससी की पढ़ाई पूरी कर ली है। बीएससी के बाद वह लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और वह कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा है, क्या करूं? मजबूरी। यानी शंकर मजबूरियों में पढ़कर आज शादी कर रहा है, अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वह शादी करने के लिए तैयार हो गए। उसकी मजबूरी क्या है? आगे ये एकांकिका पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि उसकी मजबूरी कौन सी है। तो देखिए रतन, बाबूजी धीमी आवाज। तो इतने में रतन का प्रवेश होता है। धीमी आवाज में यह रतन रामस्वरूप जी से कहता है बाबूजी। धीमी आवाज में वो कहता है रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी, मेहमान से हैं। आइए। गोपाल प्रसाद बैठते। जब रतन रामस्वरूप जी को सुझाव देता है बाबूजी धीमी आवाज में कहता है, तब रामस्वरूप जी दरवाजे से बाहर झांक कर देखते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं अरे प्रेमा वे आ भी गए और तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों के लिए। इतने में गोपाल प्रसाद आ जाते हैं, हंसते उनका स्वागत करते हैं, आइए। और गोपाल प्रसाद जी बैठ जाते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं। रामस्वरूप जी मुस्कुराते हैं। लोगों को आदत होती है बोलते समय कुछ लोग क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। हाँ, इस प्रकार की हंसी निकालते हैं और हंसी निकालकर लोगों के साथ बातें करते हैं। ठीक उसी प्रकार रामस्वरूप जी भी गोपाल प्रसाद के साथ बातें कर रहे थे। वे हंस रहे थे, हंसते हुए वे कहते मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खखरा कर नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे। खखराना, अगला शब्द खखराना। खखराना यानी गला साफ। खखराना यानी गला साफ। तो कुछ लोगों को भी आदत होती है, बोलते समय लोग क्या करते हैं? खखराते हैं, यानी अपना गला साफ करते हैं और गला साफ करते हुए अपनी बात कर देते हैं। वैसे गोपाल प्रसाद ने भी अपना गला साफ कर लिया और गला साफ करते हुए उन्होंने कह दिया नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों तकलीफ नहीं हुई? तो तांगे वाला जानता था, तब रास्ता कैसे नहीं मिल सकता। रामस्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होकर और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? मुखातिब यह उर्दू शब्द है। मुखातिब यह क्या है? उर्दू शब्द है। तो इसका अर्थ जिससे कुछ कहा जाए, किसी की ओर प्रवृत्त हो जाना,
शंकर की ओर मुखातिब होकर कहते हैं, कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। वीकेंड अगला शब्द वीकेंड यानी वीकेंड यानी सप्तांत। सप्ताह सप्ताह का आखिरी दिन। जैसे हमारा वीकेंड कौन सा होता है? इतवार होता है। इतवार के दिन हमें छुट्टी होती है, यानी सप्ताह की छुट्टी कौन सी है हमारी? इतवार की। तो शंकर कहता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड चल रहा है, यानी वीकेंड में मैं चला आया। तो विज्ञान परीक्षा में और एक प्रश्न पूछा जाता है, इस परीक्षा में आया हुआ अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। वीकेंड, वीकेंड क्या है? अंग्रेजी शब्द है। तो राम सुनो, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। राम स्वरूप जी कहते हैं कि आपके जो कोर्स चल रहे हैं, कोर्स चल रहे हैं मेडिकल, यानी ये शंकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, मेडिकल का उसका कोर्स चल रहा है। आपके जो ये कोर्स है, ये कोर्स चलने में अब साल भर रहा होगा। शंकर राम स्वरूप जी के सवाल का वो जवाब देता है, जी ये कोई साल 2 साल। शंकर उत्तर देता है, 1 साल में मेरा ये कोर्स पूरा नहीं होता, साल 2 साल लगेगी। राम स्वरूप साल 2 साल चकित होते हैं, साल 2 साल इतने? शंकर जी 1 साल का मार्जिन रखता। शंकर मुस्कुराते हुए राम स्वरूप जी के सवाल का जवाब देता है कि मैं 1-2 साल का मैं क्या रखता हूँ? मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन यानी अंतर। तो शंकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। मेडिकल की जो पढ़ाई होती है, यह 5 साल की पढ़ाई होती है। तो शंकर के हर साल 1 या 2 विषय पीछे रहते थे नहीं, शंकर 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण होता था। जिन विषयों में वो अनुत्तीर्ण हो चुका था, उन विषयों की फिर से वो दोबारा परीक्षा देता था। इसलिए वो कह रहा है कि मैं 1 या 2 सालों का क्या रखता हूँ? मार्जिन रखता हूँ। गोपाल साहब अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत पूछे। तो राम स्वरूप जी और शंकर की जो बातचीत चल रही थी कोर्स के बारे में, मेडिकल के कोर्स के बारे में, यह बातचीत गोपाल प्रसाद जी को अच्छी नहीं लगी। इसलिए उन्होंने अपना आवाज और तरीका बदल दिया, और तरीका बदलते हुए वे राम स्वरूप जी से कहते, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी शादी की बात को बिजनेस कर रहे हैं। राम स्वरूप चौकर बिजनेस समझ, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर। तो यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी ने शादी की बात को बिजनेस का नाम दिया था, लेकिन ये बिजनेस राम स्वरूप जी की समझ में नहीं आ गया था। वे चकित हो गए थे, चौंक गए और चौंक कर बिजनेस। फिर उनकी समझ में आ गया, ओह अच्छा, लेकिन थोड़ा जरा सा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल साहब ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ यानी शिष्टाचार। तकल्लुफ यानी शिष्टाचार। तकल्लुफ यह उर्दू शब्द है। तो गोपाल प्रसाद राम स्वरूप जी से कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ कर रहे हैं? ये क्या शिष्टाचार कर रहे हैं? राम स्वरूप हंसते हैं, तकल्लुफ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए और अंदर चले जाते हैं। तशरीफ लाना ये भी मोहर है। तशरीफ लाना ये मोहर है। तशरीफ लाना आसनस्थ होना, विराजमान होना। तो राम स्वरूप जी हंसते, मुस्कुराते और मुस्कुरा कर कहते, तकल्लुफ किस बात का? ये तो मेरा बड़ा तकदीर है, मेरी किस्मत है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं। ऐसा कहकर वे अंदर चले जाते। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ? गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते, क्यों क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद
अपने लड़के से कहते झुककर क्यों बैठते हो, बेहतर करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। बैकबोन, बैकबोन अंग्रेजी शब्द है। बैकबोन का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर से कहते हैं, यानी शंकर की बैकबोन नहीं है, वह झुककर बैठता है। इसलिए गोपाल प्रसाद जी अपने बेटे शंकर को डांट रहे, फटकार रहे, झुककर क्यों बैठते हो, यहां ब्याह तय करना आए हो, कमर सीधी करके बैठो। और तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, इतना ही कहते हैं और अपनी बात अधूरी छोड़ देते। क्यों अधूरी छोड़ देते, तो अंदर से फोन आते, बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लेकर आते और मेज पर चाय की ट्रे रख देते। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने, गोपाल प्रसाद राम स्वरूप जिसे कहते हैं आपने मेरी बात मानी नहीं। राम स्वरूप चाय प्याले में डालते हैं, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। राम स्वरूप जी गोपाल प्रसाद जिसे कहते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। चीनी कभी शब्द आता है चीनी, चीनी ने शक्कर। तो यहां पर इस परिचय में चाय के दो प्रकारों की बात हुई, एक है विलायती चाय और दूसरी है हिंदुस्तानी चाय। तो राम स्वरूप जी ने गोपाल प्रसाद जी से सवाल पूछा था, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। तब गोपाल प्रसाद कह रहे थे नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और थोड़ी सी चीनी भी ज्यादा डालिए। शंकर खकरा कर सुनाए, सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। टैक्स टैक्स यानी कर। तो अपने पिताजी की बात है, मुझे ज्यादा चीनी दीजिए, मेरी चाय में ज्यादा चीनी डालिए। ऐसा कहने पर शंकर अपना गला साफ कर देता है, खखराता है और खखरा कर कहता है कि मैंने सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वाले लोगों पर क्या करने वाले, टैक्स लगाने वाली है। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो गोपाल प्रसाद चाय पीते हैं और चाय पीते हुए वे कहते हैं कि सरकार को जो चाहे सो कर ले, लेकिन सरकार को अगर अपनी आमदनी बढ़ानी है तो सरकार को एक ही बात पर टैक्स लगानी चाहिए। राम स्वरूप शंकर को प्याला पकड़ते, वह क्या? राम स्वरूप जी शंकर को चाय का प्याला देते हुए कहते, वह क्या, किस बात पर टैक्स लगाना चाहिए? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं, मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जना कि देने वाला चोरी नहीं करेगा। तो गोपाल प्रसाद उत्तर देते, सरकार एक ही टैक्स पर, एक ही वस्तु पर टैक्स लगानी चाहिए, कौन सी? खूबसूरती पर। यह सुनकर राम स्वरूप जी और शंकर दोनों भी हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी देखकर गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, साहब ये मजाक नहीं है, ये एक ऐसी टैक्स है कि जनाब देने वाला चोरी नहीं करेगा, अपने आप को सरकार को टैक्स देगा और टैक्स देने पर सरकार की आमदनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो छात्रों यहाँ पर हम रोकते हैं, बाकी के एकांकी का अगले दशका में हम देखते हैं। ठीक है।